आपकी पार्टी में बनिया ब्राह्मण और राजपूत क्यों नहीं? क्या सम्राट मीर भोज के नाम पर आपकी पार्टी राजनीतिक जमीन तैयार? जिस गुर्जर समाज ने आज आपका सम्मान किया है तो राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा के साथ है। आप तो गुर्जर और दलित गठजोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन गुर्जर समाज के कुछ लोगों की शिकायतें ये हैं कि SC/ST के नाम पर दलित समाज के लोग उनका शोषण करते हैं और उन पर फर्जी मुकदमे होते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप हमारा प्रचार करते हैं, मुझे तो लगता था कि कहीं आपके ऊपर आरोप ना लग जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गाजियाबाद की ऐतिहासिक धरती गांव इकला में आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद का गुर्जर समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया है। फूलों की वर्षा की है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पगड़ी पहनाकर चंद्रशेखर आजाद का सम्मान किया गया है। बातचीत करने के लिए स्वयं चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से गुर्जर समाज ने आज आपका सम्मान किया है, तो इस सम्मान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो क्योंकि पैसा, पावर, ये सब चीजें एक जगह है और सम्मान जो है उसका स्थान बहुत बड़ा है। तो जिस तरह का सम्मान आज गुर्जर समाज की सरदारी ने मेरा किया है, उन्होंने मेरे ऊपर एक कर्ज जो है और जिम्मेदारी, आशीर्वाद के रूप में जिम्मेदारी है और एक कर्ज जो है इस सम्मान के रूप में उन्होंने कहीं पर चढ़ाया है। मैं इसको जो भरोसा उन्होंने दिखाया है, जो उम्मीदें उनके मन में है, मैं विश्वास दिला कहना चाहता हूँ कि कभी भी उनके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचे और जो उनके मन में भाव है इस सम्मान के साथ, उन भाव को भी हम लोग पूरा करेगा। मैं दिल से बड़ा अभिभूत हूँ उनके इस तरह के स्वागत से और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि भाईचारा, एकता बने और इसके जरिए जो प्रदेश में बहुत सारी समस्या पैदा होगी, राजनीतिक शक्ति बनाकर उनको दूर किया। गुर्जर समाज में पगड़ी का बड़ा महत्व है और ये एक तरह से जिम्मेदारी है और गुर्जर समाज के जिम्मेदार लोगों ने आपको ये पगड़ी पहनाई है, यानी आपके सर पर जिम्मेदारी रखी है, तो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? देखिए, आप ये समझिए, पश्चिम का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से जिम्मेदार लोग, जिनकी क्षेत्र में, विधानसभा में, जिले में, ब्लॉक स्तर पे जिनकी बहुत मजबूत पैठ, ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ के लोग नहीं, चाहे वो सहारनपुर हो, शामली हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, हापुड़, खुद गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के भी बड़े सम्मानित लोगों ने, मुझे आइडिया भी नहीं था कि हमारे संघर्ष है, हमारी पार्टी संगठन के संघर्ष है, भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, भाई अमित जी के संघर्ष है, हमने इस तरह का जो है उनके दिलों में जगह बनाया। ये जब मैं यहाँ आया तभी मुझे पता लगा। हालांकि पिछले काफी दिनों से, 1 महीने के करीब हो गया, लगातार इस सम्मान के कार्यक्रम के लिए मुझे समय कहा गया कि आप समय दे दो, लेकिन मैं बिहार के इलेक्शन में विजय होने के कारण नहीं आया। तो उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी है, और जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज है, ना समझ जिम्मेदारी को आने के बाद नहीं समझता और समझदार जिम्मेदारी को बिना आए ही उसका एहसास करता। हम लोग संघर्षों से निकले लोग हैं और हम जिम्मेदारी की अहमियत को समझते। लंबे समय से गुर्जर समाज इस पूरे बेल्ट में जो अपने आप में सक्षम समाज है और जिसकी खुद की उपस्थिति बड़ी मजबूत है और जो निर्णायक है, वो राजनीतिक रूप से बहुत पीछे रहा है। केंद्र की सरकार बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन केंद्र में उनका प्रतिनिधित्व ना के बराबर है, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार में पश्चिम की सीटें जिताने में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान है, उसमें भी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर वो लोग उन्होंने नहीं बनाया। यानी कि एक तरह से वोट लिया और अपमान किया। इस अपमान को समाज ने महसूस किया और जिस तरह से ऐतिहासिक रूप से उनके इतिहास पे और अभी पिछले कुछ घटनाओं में, जैसे दादरे की घटना हुई, मेरठ में गुर्जर समाज के पढ़े लिखे नौजवानों को जेल में बंद किया गया, फिर उनको छोड़ने में तमाम तरह परेशानी की गई, कानून बना के जो है उनके महापुरुषों के आगे उनकी जाति या उनके महापुरुषों का नाम ना लिखा जाए, उसको भी रोकने का प्रयास किया गया। ये बात धीरे धीरे हमारे नेताओं के जरिए, पढ़े लिखे लोगों के जरिए उनके बीच में पहुंची और वो भी समझ गए हैं कि इन लोगों के साथ जिनको उन्होंने ताकत दी और उन्होंने धोखा दिया, इनके साथ ज्यादा आगे तक चलना
अपने बच्चों के लिए अपने अधिकारों पर नुकसान जो है डाका पड़ने जैसा हो, तो उन्होंने जिम्मेदारियों के साथ हमें दी और जिम्मेदारियों को हम लोग जिम्मेदारियों के साथ निर्वहन कर। जिम्मेदारी तो आपने ले ली, पगड़ी भी आपने पहन ली, लेकिन गुर्जर समाज को तो कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए। तो ये कैबिनेट मंत्री का पद कैसे पैदा होगा? नहीं, ये तो छोटा पद है जो आप कह रहे हैं। मुझसे उन्होंने ऐसे कोई मांगा और मुझसे कहते कि आप हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ, तो मैं इसको कोई मांग मानता। कैबिनेट क्या होती? कैबिनेट तो जब पिछली बार सरकार बनी थी तो जब बाबू जगवीर जी एमएलए और एमएलसी बने तो भी उनको जो है मिनिस्टर बना दिया। ये तो हमारा परिवार है और जैसा मैंने ऐतिहासिक रूप से मुझे पता है कि ये वो कुल है जिसने 1902 में छत्रपति साहू जी के महाराज के रूप में सामाजिक न्याय की स्थापना आरक्षण के रूप में जो है 50% हिस्सेदारी दी। वो तो ये तो देने वाला समाज, मांगने वाला कहाँ समाज है? तो हम तो जिसकी इतनी संख्या हमारी उसकी इतनी हिस्सेदारी सम्मान के तौर पर हमारी पार्टी में मेरे बाद जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है, मेरी गैर मौजूदगी में जो नेतृत्व करते हैं वो रविंद्र कुमार भाटी जी है, जो मुझे समझता है। पार्टी ने इस समाज को सम्मान दिया है और जब आगे राजकाज बनेगा तो उसी तरह से अवसर भी जो है आजाद समाज पार्टी अपने नेताओं को देगी। और आपको आज मैं कह रहा हूं, जब राजकाज बनेगा तो आपको बड़ी खुशी होगी कि आपने एक कैबिनेट मांगा, हो सकता है कि 2-4 कैबिनेट जो है पार्टी समाज को दे। कार्यक्रम में आज गुर्जर समाज के कई लोगों ने आपको सम्राट मिहिर भोज की तस्वीर भेंट की और उस पर लिखा हुआ है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, और इस गुर्जर शब्द को लेकर ही विवाद है। इसके लिए मैंने कहा था मेरठ में कि माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में इस मुद्दे को ले जाकर इसका जो है निर्णय करा देना चाहिए, क्योंकि जातीय संघर्ष नहीं होना चाहिए। लंबे समय से दादरी और कई बार जो है जाति आमने सामने आई, ये अच्छा नहीं है। किसी भी समुदाय की तरक्की के लिए हिंसा से उनको दूर रहना पड़ेगा। और जिस तरह का सरकार के द्वारा माहौल बनाया गया है सरकार के नेताओं द्वारा, इसलिए मैं कई बार अपने नेताओं को भी सुझाव देता हूं कि उनको इसका कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और सरकार जब बोर्ड पे बैन लगा सकते तो सरकार कानूनी रूप से भी आगे बढ़ के इसमें कोर्ट की स्वतंत्रता छोड़ के इसमें निर्णय कर सकती है। हालांकि ऐतिहासिक परिमाण आपको पता है और मुझे पता है कि वो गुर्जर समाज के फेवर में है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी पार्टी में बनिया ब्राह्मण और राजपूत क्यों नहीं? कौन कह रहे हैं? आप पे कहाँ हमारी पार्टी का डेटा लाओ दिखा, हम बता। नहीं कोई जिम्मेदार पद, जो जिम्मेदारी जो समाज जुड़ जाएगा उसको जिम्मेदारी का पद भी देंगे। भाई अभी हम लोग कमजोर समाज के लोग आंदोलन चला रहे हैं, कोई अच्छा सामाजिक न्याय को मानने वाला, गरीब कमजोर समाज को अपना परिवार मानने वाला, उनके लिए संघर्ष करने वाला जो मजबूत आदमी आ जाएगा और मजबूती से काम करना चाहेगा उसको जिम्मेदारी भी देंगे। हम जातियों के खिलाफ नहीं, हम विचार के आधार पर आंदोलन चला रहे हैं। जिस विचार सहमत हो उसका स्वागत करेंगे। आप बताओ, अगर आपके पास डेटा हो तो क्या तो दे दो, वरना आरोप तो नहीं लगाने चाहिए। क्या सम्राट मिहिर भोज के नाम पर आपकी पार्टी राजनीतिक जमीन तैयार कर रही है? मैं तो इस विवाद का खात्मा चाहता हूं। राजनीतिक जमीन तो तब ढूंढी जाएगी जब इस वजह से इसको मुद्दे को बढ़ाना हो। मैं तो कह रहा हूं कि इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ले जाकर इसका निर्णय हो जाना चाहिए। तो जब मैं इस निर्णय की मांग कर रहा हूं कि इसका निर्णय आ जाए, जैसे कई सारे, जैसे राम मंदिर का भी इश्यू है, बहुत सारे ऐसे बड़े मामले जिसमें बहुत लोगों की, करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी हुई थी, और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका से वहां निर्णय आया तो लोगों ने फिर उसको सहमति जाहिर की। तो मैं जब ये बात कह रहा हूं कि कोर्ट पे इसका निर्णय ले, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, तो मैं इस पर राजनीति कर रहा हूँ? आप मुझे बताओ भाई। मैं तो किसी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको निर्णय की तरफ ले जाना चाहता हूँ, हल चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता गुर्जर समाज के पढ़े लिखे बच्चे इस आंदोलन का हिस्सा बने और उन पर जिस तरह सरकार ने झूठे मुकदमे लगा जेल भेजा, उनको जेल भेजा जाए। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि वो पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील बने और प्रदेश की, देश की सेवा करें और अपने कमजोर वर्गों का हाथ पकड़ के उनकी भी सेवा करें। जिस गुर्जर समाज ने आज आपका सम्मान किया है तो राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा के साथ है। धीरे धीरे आंखें खुलेंगी। राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ नारे नहीं होते। जब भारत पे लाखों करोड़ों कर्जा होता है तो ये भी राष्ट्रवाद पे प्रहार होता है। जब देश की सुरक्षा पर खतरा होता है और देश के अंदर भी और देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती तो ये भी राष्ट्रवाद पे खतरा होता है। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि देश गुलामी की वीडियो में, आर्थिक वीडियो में जकड़ा जाए और देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा
रोटी कपड़ा मकान के लिए भी लड़े और एक बहुत बड़ा हिस्सा तमाम संपदा प्राप्त कर जाए। तो ये भी राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ जो है नारे नहीं। आपको याद है भगत सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि असल संघर्ष तो आजादी के बाद शुरू होगा, जब कमजोर वर्ग के लोग अपना हिस्सा मांगेंगे और जो सत्ता में स्थापित लोग होंगे वो उस हिस्से को देने के नाम पे उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, उनको देश विरोधी बताकर उनको जो उनके संघर्ष को कमजोर करने का काम करेंगे। आज कोई ऐसा आप विरोध प्रदर्शन बताओ जिस पर सरकार ने आरोप न लगाया। किसान आए तो कहा ये किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है। नौजवान आए अग्निवीर पे तो कहा नौजवान नहीं है, ये तो विरोधियों के विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता है। पहलवान बेटियों तक ने यहां आंदोलन किया और तमाम तरह के आंदोलन जो है देश में लगातार हुए। गुर्जर समाज के लोग आए, उनको हिंसक कह के, उपद्रवी कह के, जाति गाला देके किस तरह से जो है पीटने का काम किया, लोगों को जेल भेजने का काम किया। दलित समाज के लोग आए, उनको नक्सली और तमाम तरह की उपाधियां देकर उनको किस तरह से जो है अपमानित करने का काम किया। कोई एक ऐसा आंदोलन बता दो जिसका स्वागत सरकार ने किया हो कि आंदोलन सही, अगर किया हो तो आप बताओ। मेरी जानकारी में तो नहीं, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ और वकील भी हूँ। आपने भी कार्य आप औरों के छोड़ो, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। कोई पत्रकार के खिलाफ बात चला दे, उसको पीटते हैं और पिटाई भी से लेते हैं, जेल में देते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, जांच करा देते हैं। तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। तो आप ये समझिए कि सुरक्षित कौन है? वो जो सरकार की भाषा बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार है जो सरकार की भाषा बोलते हैं, फिर भाई आपने देखा बाद में जिनको समाज में जब वो जाते हैं तो लोग उनको बड़ा नीचा दिखाते हैं, अपमानित करते हैं। गोदी मीडिया, पता नहीं क्या क्या नाम है। आपने भी कार्यक्रम में कहा कि पश्चिम में अगर दलित और गुर्जर गठजोड़ हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सत्ता पलट सकती है, तो ऐसा संभव है? मैं कह रहा हूँ कमजोर वर्गों का की एकता बन जाए, दलित, गुर्जर, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज के लोग अगर ये एकजुट हो जाए, किसान जाति एकजुट हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि 90% आबादी इन्हीं की तो है। तो फिर उसके बाद तो आपको याद है 2007, 2005, 2009 का समय कुछ टिकट नहीं लेता था भारतीय जनता पार्टी। बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप सहारनपुर से आते हो, बताओ सहारनपुर में कितने एमएलए थे 2007 में भारतीय जनता पार्टी के? आप बताओ 2002 में कितने एमएलए थे? 2003 में सरकार टूटी तो उसमें कितने एमएलए थे? कार्यकर्ता चुनाव लड़ते थे जैसे आज हमारे लड़ रहे, उन्हीं को जो थोड़ा सा कैडर का वोट था मिलता था, बाकी मुकाबला समाजवादी और बीएसपी के बीच में होता, आरएलडी के बीच में होता था। तो ये तो राजनीतिक शक्ति है, जिस तरफ लोगों का झुकाव बढ़ जाता है वो सत्ता में जाता है। इनकी तरफ बढ़ा तो ये सत्ता में आ जाए, लेकिन इन्होंने काम क्या किया? जब काम नहीं कर रहे हैं, एक के बदले 10 निर्णय लेने वाली घोषणा करने वाले सरकार, और किस तरह से हमारे 26 परिवारों के साथ खून की होली खेली गई, आपने देखा पहलगाम। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि लोगों का जो मन है वो भर गया है, लोग जो है इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं और पीछा छुड़ाने के लिए इनके बराबर की ताकत जो है बनानी पड़ेगी। इसलिए मैंने इस एकता की बात की कि पश्चिम में बाहुल्य है, और अगर ये एकजुट हो जाए तो एक ऐसा समीकरण बनेगा कि इनको कोई नहीं हरा। आप तो गुर्जर और दलित गठजोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन गुर्जर समाज के कुछ लोगों की शिकायतें ये हैं कि SC/ST के नाम पर दलित समाज के लोग उनका शोषण करते हैं और उन पर फर्जी मुकदमे होते हैं। कितनी शिकायतें आपके पास? 2-4 दिखा दो, आप दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। और वो भी क्यों कह रहे हैं? वो कहता है हाथ कंगन को आपसे क्या, पढ़े लिखे फारसी के। आप पे 4 शिकायतें आप दिखा दो। आपको क्या लगा दलितों की पुलिस है क्या कि दलित समाज के लोग गए और उन मुकदमा लिखा गया? यहाँ तो रेप और हत्या के बाद भी जो है मुकदमे लिखे जाते हैं। ये सरकार तो लिखती नहीं कमजोर वर्गों को, लेकिन हाँ इन वर्गों में झगड़ा हो और छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जाए, ये काम सरकार के लोग करते हैं। उसी को रोकने के लिए हमारे संगठन के लोग जगह जगह पे भाईचारे का काम करते हैं। इसलिए हमारे भाई नेताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में निकल के इस भाईचारे को मजबूत करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। SC/ST एक्ट कोई ऐसा एक्ट है जो बिना जांच के हवा में लग जाता है? आप बताओ मुझे। तो जहां तक मेरी जानकारी है वकील होने के नाते, पहले तो पुलिस मुकदमा लिखती है तो तब लिखती है जब उसके उपयुक्त तथ्य उनके पास, उपयुक्त जो है एविडेंस उनके पास, तब लिखती है। और अगर किसी ने किसी खिलाफ मुकदमा लिखा गया तो आजाद समाज पार्टी कोशिश करती है कि आपसे झगड़ा ना हो। अगर हो भी गया है उसमें भाईचारा बनाना चाहिए, और अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको क्राइम करने वाले को सोचना चाहिए कि मुझे क्राइम नहीं करना चाहिए। अगर आप ही चलो SC/ST एक्ट छोड़ो, अगर आपको कोई पीट देगा तो आप क्या करोगे? मुकदमा लिखाओगे, क्या करोगे बताओ?
इस प्रदेश में SC/ST एक्ट के मुकदमे ज्यादा है या सामान्य मुकदमे ज्यादा है? आप किसी आप अपने कप्तान को फोन करके पूछो कि जिले में SC/ST एक्ट के 100 मुकदमे हैं तो 1000 मुकदमे उसके, तो वो 1000 मुकदमे कैसे हो रहे हैं? लोग झगड़ा ना करें आपस में, भाईचारा बना रहे, क्या बुराई है? भाटी जी मुझे बोल रहे हैं कि बस अब रहने दो। मैं एक सवाल और पूछना आप बिल्कुल पूछो, आप बिल्कुल पूछो क्योंकि समय कम है। हाँ समय एक सवाल आखिरी सवाल है कि आप तो धर्मनिरपेक्ष देश के पक्ष में हैं, हाँ। लेकिन बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप पहले मुझे बता दो, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ एक पत्रकार होने के नाते, जो निष्पक्ष होता है, क्या भारतीय संविधान के आधार पे बना हुआ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आप इसको धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं या इसको समर्थक हैं आप? हम तो संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि बाबा बागेश्वर, हालांकि बाबा तो नहीं है, मैं आपको स्पष्ट करूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की बात को अगर हम लोग माने तो उन्होंने उनके मंच पे कहा कि मेरा छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री मेरा छोटा भाई। तो अगर वो धार्मिक गुरु होते तो प्रधानमंत्री जी ऐसी बात नहीं कहते कि मेरा छोटा भाई, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री, तो आप समझो कि वो बाबा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अब वो इस देश के स्वरूप को बदलने की बात कर रहे हैं, धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जो संविधान के विरोध में है। इसलिए मैं उनकी इस यात्रा का, हालांकि वो निकाले, लोकतांत्रिक व्यवस्था में छूट है, मैं समर्थन नहीं करता। लेकिन आप मुझे बताओ, कल अगर मुसलमान निकल पड़े कि हम इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो क्या उनको इतनी परमिशन छूट मिल जाएगी तो धार्मिक राष्ट्र बना दे? सिख निकल पड़े कि हमें इसको खालिस्तान बनाना है, हम भी निकलेंगे। या गुजर निकल पड़े कि हमें इसको गुजरस्तान बनाना, फिर क्या होगा? क्या इतनी छूट किसी को मिल सकती है? लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री को क्या जरूरत है यात्रा निकालने की? नहीं, वो तो घर बैठे बता देना, पर्ची निकाल के कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो तो जानते हैं ना, भविष्य देख लेते हैं। उन्होंने दिल्ली की घटना कल जो इतना बड़ा हुआ, तो दिल्ली के नजदीक है 100 किलोमीटर, क्यों नहीं बता पाए वो? इतना बड़ा हमला जो है वो दिल्ली की छाती पर होगा, जिसमें 10 लोगों की और एक गुर्जर परिवार, अशोक भाई जो है, जो अमरोहा के थे, उनकी भी जान गई। उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा 2 बेटी, 7 साल का बेटा और 6-5 साल की बेटी, और उनके पिता भी नहीं, उनकी माँ है सिर्फ, जिनकी जान गई। मैं पूछना चाहता हूं आपसे और तमाम आपके दर्शकों से कि जिस व्यक्ति को भविष्य पता है उसको क्यों नहीं बताया उसने? उनके साथ तो सुरक्षा चल रही, ऐसा भी नहीं कि अपने कमरे बंद थे, बड़े बड़े अधिकारी चले, उनको बता देते कि दिल्ली में हमला होने वाला है, क्योंकि तो पर्ची निकाल के बताते हैं भविष्य क्या। तो जब वो पर्ची निकाल के बता देना कि देश कब जो है धार्मिक राष्ट्र बन जाएगा, उनको क्या जरूरत है यात्रा निकालने की? और किसके काल में बनेगा, क्यों बनेगा, और इस राष्ट्र की कल्पना क्या होगी, इसका संविधान क्या होगा, इसमें गुजर कहां खड़ा होगा, इसमें जाट कहां खड़ा होगा, इसमें सैनिक कहां खड़ा होगा, पिछड़े वर्ग को क्या अधिकार होंगे, उनको तरक्की का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसकी तो कोई उनके पास होगी। तो स्पष्ट ये यात्रा पॉलिटिकल यात्रा है, और इस यात्रा को सफल कराने के लिए पॉलिटिकल लोग जो है उनकी जी जोर से मदद कर रहे हैं। ये सब दिक्कत है, कमजोर वर्ग तो देख ही रहा है। चलिए चंद्रशेखर जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप हमारा प्रचार करते हैं, मुझे तो लगता था कि कहीं आपके ऊपर आरोप ना लग जाए कि मैं जरा सा एक ट्वीट करता हूँ या कोई बात कहता हूँ तो आप उसको ले जाके पब्लिक के बीच में उस पर जो है पब्लिक के विचार जानते हैं। तो हमारे समर्थकों में बड़ी खुशी होती है कि भाई कोई व्यक्ति तो है जो हमारी हर बात को नोटिस कर रहा है, पब्लिक के बीच में ले जाएगा। चलिए, उससे हमारी वो बात जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती उन तक भी पहुंचाती। मैं आपका धन्यवाद। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ।